स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखा रही थी। यात्रा साहित्य का लेखन जिस स्थान विशेष का वर्णन करता है, वहाँ के जनजीवन संबंधी अनुभवों को अपनी रचना में पिरोता है। ऐसा करते समय बहुत से विदेशी शब्द का प्रयोग जाना स्वाभाविक है। आखिरी चट्टान पाठ में उर्दू, अंग्रेजी आदि के शब्दों का समावेश हुआ है, परंतु ये शब्द पाठक के सामान्य ज्ञान के लिए है। इसके प्रयोग से अर्थ-ग्रहण में बाधा उत्पन्न नहीं होती, जैसे कैप होटल, पाथ कैप, साई लकीरें, हिस्सा, कोस, नज़र, स्टैंड हिल, मशीनरी, कैनवस, वीरान, ख्याल, एहसास, लॉन्ग, ग्रेजुएट, फोटो फ्रेम, मेहमान, बाइनाक्यूलर आदि। इसी प्रकार सामान्य बोलचाल के शब्दों की भी इस पाठ में कमी नहीं है, जैसे टोलिया, टीला, झुमुट, टहनिया, लू, मुठिया, भिजता, कपकपी, लहर, खरोच, मछुआ, नाव, अंधा, तोल, मोल, तोल, मूल्य आदि। इन सामान्य बोलचाल के शब्दों के प्रयोग से वर्णन में स्वाभाविकता, रोचकता और चित्रणात्मकता आ गई है। अंत हम कह सकते हैं कि आखिरी चट्टान शीर्षक रचना में विधित यात्रा विधित के सभी आवश्यक तत्वों का समावेश हो गया है। प्रमुख व्याख्याएं। आपने पूरा पाठ पढ़ लिया है और यात्रा विधित के तत्वों से भी आप परिचित हो चुके हैं। आइए पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या को पढ़ कर समझते हैं। अंश 1। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था सत्य का विस्तार की सत्य। संदर्भ। यह गद्यांश मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा विधित आखिरी चट्टान से लिया गया है। प्रसंग लेखक हिंद महासागर में स्थित एक ऊंची सी चट्टान पर खड़ा होकर चट्टानों से टकराती हुई लहरों को देखा रहा था। उसके सामने विशाल समुद्र दूर दूर तक फैला हुआ था। इन पंक्तियों में लेखक ने समुद्र की व्यापकता का वर्णन किया है। व्याख्या। लेखक कन्याकुमारी मंदिर के सामने समुद्र के स्थित एक चट्टान पर खड़ा होकर समुद्र के फैलाव को देख रहा था। ये फैलाव इतना व्यापक था कि लेखक की नज़र दाएं बाएं और सामने जहां जहां तक जा रही थी, उसे सागर के पानी के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेखक यह देखकर हैसता दार्शनिक सा हो उठता है। वह अपने पूरे होशो हवास से अनुभव करता है कि समुद्र की ताकत कितनी अधिक है। साथ ही उसे समुद्र की व्यापकता की अपार शक्ति का भी एहसास होता है। अभिप्राय ये है कि समुद्र जितना ताकतवर है उतना ही व्यापक भी है। उसके विस्तार और उसकी ताकत में से कौन अधिक शक्तिशाली है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अंश 2। तीनों ओर के चिचित को आँखों में समेटता मैं कुछ देर भूल रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। संदर्भ पूर्ववर्त प्रसंग। इस गद्यांश में लेखक कन्याकुमारी मंदिर के सामने समुद्र के स्थित जिस चट्टान पर खड़ा है, उसके बाईं ओर बंगाल की खाड़ी, सामने हिंद महासागर और दाईं ओर अरब सागर। लेखक की नज़र जहाँ जहाँ तक पहुँच सकती थी वहाँ वहाँ तक समुद्र का पानी फैला हुआ था। सागर के इस स्तर विस्तार को देखकर लेखक ठगा सा रह गया। व्याख्या। सागर में स्थित एक ऊंची सी चट्टान पर लेखक खड़ा है। उसके दाएं बाएं और सामने दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र। लेखक पूरे मनोयोग से एक साथ ही विस्तार को देखता है और उस संपूर्ण फैलाव को अपनी आंखों में समेट लेता है। उस समय लेखक सब कुछ भूल गया, वहाँ तक कि उसे अपने अस्तित्व का एहसास भी नहीं रहा। वह निश्चेष्ट निष्पाण सा हो गया। वहाँ ये भी भूल गया कि वह एक यात्री है
जो उस सागर में सूर्य को डूबते हुए उदय होते हुए देखने के लिए बहुत दूर से यहाँ तक आया है। उस दृश्य को देखकर लेखक इतना हक्का बक्का सा रह गया कि खुद भी एक प्राणवान व्यक्ति न रहकर एक अप्राण दृश्य सा ही बन गया। उसे अनुभव हुआ कि उन बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में जैसे वह भी एक छोटी सी चट्टान हो। अभिप्राय ये है कि लेखक संज्ञाहीन की कर्तव्य विबुढ़ ठगा सा सागर के विस्तार को देखता रह गया। विशेष यात्रा विदित के लेखक की विशेष शैली होती है। वह सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने कथक में काव्यात्मकता उत्पन्न कर देता है। इस कथन में मैं दूर देर भूला रहा कि मैं हूँ, एक ही शब्द ठीक है या साहित्य नहीं, फिर भी पूरा वाक्य कथक बन गया। लेखक के उस कथन में भी बहुत सुंदरता आ गई है। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान के समान लेखक का स्वयं को चट्टानों के बीच एक प्राणहीन चट्टान सा अनुभव करना ही यह सिद्ध करना है कि समुद्र की विशालता को देखकर लेखक कितना अभक और गदगद हो गया। अंश 3 अपने प्रयत्न की समकता को संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसा कि वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। संदर्भ पूर्ववर्त प्रसंग लेखक सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए किसी ऊंचे से स्थान की तलाश में था जहां से पश्चिमी शीत का खुला विस्तार नजर आ सके। इस स्थान की खोज में उसने कई रेतीले टीले पार किए और अंत उसे एक ऐसा ऊंचा टीला मिल ही गया जहां से वह सूर्यास्त को पूरे विस्तार से देख सकता था। वाक्या लेखक बहुत देर तक रेत में चलता रहा। समुद्र के किनारे सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए बहुत से लोग जा रहे थे। लेखक की इच्छा थी कि वह कोई ऐसा स्थान खोज पाए जहां उसे डूबते सूर्य का नज़ारा अपने पूरे खुले विस्तार में दिखाई दे सके। अनेक रेतीले टीलों को पार करते हुए वह अंत में एक ऐसे ही ऊंचे टीले पर पहुंच गया। चूँकि लेखक ने इस टीले को खजाने और उस पर चढ़ने पर बहुत अधिक प्रयत्न किया था, इस कारण उसे लगा कि कोशिश बेकार नहीं गई। उसे इस बात पर पूरा संतोष हुआ कि उसे सूर्यास्त देखने के लिए एक मनपसंद जगह मिल गई। उस टीले पर चढ़ जाने पर उसे ठीक वैसा ही सुख और संतोष मिला जैसे कि तेनजिंग और हिलेरी को पहली बार हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने में मिली होगा। लेखक का अनुभव हुआ कि यह रेत का टीला भी एवरेस्ट से कम ऊंचा नहीं है और केवल उसी ने इस पर चढ़ने में पहली बार सफलता प्राप्त की है। विशेष एक ऊंचा टीला मिल जाने पर लेखक का अपनी संतुष्ट और एवरेस्ट विजय की संतुष्टि के समान दर्शा प्रस्ताव में सराहनीय है। इस कथन में मनोविज्ञानी का यह सिद्धांत निहित है कि आदमी को अपनी खोज, अपने प्रयास और अपनी सफलता पर जो प्रशंसा होती है वह अन्य किसी परिस्थिति में नहीं होती। लेखक ने बड़ी खूबसूरती से अपनी मनोदशा का स्वाभाविक वर्णन किया है। अंश 4 सूर्य पानी की तरह के पास पहुंच गया था। सुनहरी किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उस निशानों से टूटा हो। उससे मन में एक सिंहरण
भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। संदर्भ पूर्ववर्त प्रसंग। लेखक सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए समुद्र तट की रेत पर बड़ी देर तक चलता रहा। जब वह रेत के एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया तो उस ऊंचाई से उसने नीचे रेत पर नजर डाली। उसे रेत पर अपने पैरों के निशान दिखाई दिए। वाकया। रेतीले टीले पर चढ़कर लेखक को नीचे की सुनहरी रेत पर अपने पाँव के निशान दूर दूर तक दिखाई दिए, क्योंकि इसी रेत पर चल कर लेखक उस टीले पर चढ़ा था। रेत बड़ी साफ, स्वस्थ, सुनहरी और चमकदार थी, जैसे कभी कभी उसका निर्माण हुआ हो। उस पर बने अपने पैरों के निशानों को देखकर लेखक का मन सिरहन और गलियन से भर उठा। ऐसा साफ, स्वच्छ, सुनहरी रेत को अपने पाँव से रौंदने के कारण उसे पश्चाताप हुआ कि उसके कारण रेत की पवित्रता नष्ट हो गई। वह इस अनुभूति से सिंहर उठा और उसका मन अपने इस अपराध बोध के कारण उदास हो गया। विशेष रेत का कुंवारापन में निहित मानवीकरण दर्शनीय है। निष्पान रेत लेखक के लिए केवल रेत नहीं है की दृष्टि में यह सब परमाण कोठी है। कविता में इसे ही मानवीकरण कहा जाता है। लेखक को यह देखकर अत्यधिक दुख होता है कि कितनी साफ, सुचन, चमकीली रेत को रौंद कर उसने रेत की पवित्रता नष्ट कर दी है। अंश 5। सूर्य का गोला पानी की तरह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना घुल आया, पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेसिनी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना वहाँ रहा था, वहाँ अब लू बहता नजर आने लगा। संदर्भ प्रसंग। लेखक सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए रेत के ऊंचे टीले पर चढ़ जाता, जहाँ से वह पश्चिमी छिछित के सूर्य को धीरे धीरे अस्त होते हुए देख रहा है। व्याख्या। लेखक के सामने अरब सागर का जल दूर दूर तक फैला हुआ है। आकाश में सूर्य का गोला धीरे धीरे नीचे की ओर जाते हुए पानी को छू गया। अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी किरणों ने अरब सागर में जल में जैसे सोना घोल दिया है, पर जल का रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि उस रंग को किस नाम से पुकारा जाए। अब सूर्य इतनी जल्दी जल्दी नीचे की ओर जा रहा था कि कोई शक्ति उसे पिघले हुए लावे में लुप्त होने के लिए विवश कर रही हो। डूबते हुए सूर्य की किरणों ने पानी को इतना लाल बना दिया था कि लेखक को यह पिघलते हुए लावे की तरह लग रहा था। थोड़ी देर पहले पानी पर जो पीला प्रकाश फैला हुआ था, देखते ही देखते एकदम लाल नजर आने लगा। वह ऐसा लग रहा था मानो दूर दूर तक लू बह रहा हो। विशेष। मोहन राकेश ने इस गद्यांश में सौंदर्य जैसे अद्भुत विस्म को मूर्त बना दिया है। डूबते हुए सूर्य की किरणों में पल पल परिवर्तित रूप रंग को भाषा में व्यक्त करना बहुत कठिन है, पर लेखक ने अपने सटीक शब्दों प्रयोग में इसकी सफलता प्राप्त की है। सोना ही सोना घुल गया। पानी में लावे में डूबना, सोना बहाना, लहू बहाना जैसे प्रयोग लेखक के विस्तृत कथन शैली के नमूने हैं। प्रकृति के बाद सौंदर्य को मन में बसाकर उसे शतक शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने में लेखक को सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ सूर्य का मानवीकरण है। वह किसी डूबते हुए बेबस व्यक्ति जैसा चित्रित किया गया है। भाषा शैली। इस पाठ में लेखक की भाषा बहुत सरल और प्रभावयुक्त है। तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ है।
शिश्चित अपेक्षाएँ सूर्यास्त श्रृंखला दृश्य प्रकट दर्शनीय जैसे कुछ तत्सम शब्द अवश्य आए हैं, परंतु ये शब्द पाठ के प्रसंगोकूल हैं, इन्हें समझने में खास कठिनाई नहीं होती। कुछ विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। यह शब्द कहने को तो विदेशी है, लेकिन अब हिंदी भाषा में इतने रस बस चुके हैं कि हिंदी के ही लगते हैं, जैसे लकीरें, स्नेह, हिंसा, सेठहील, मशीनरी, कैनवस, सर्वरियन, बेबसी, सुरमाई, एहसास, ग्रेजुएट, माइनक्यूलक्स आदि। ये शब्द सामान्य बोलचाल के शब्द हैं, अर्धग्रहण में बाधक नहीं होते। स्थान स्थान पर भाषा का रूप चित्रणात्मक भी हो गया है। इसे वर्णन में 4 चांद लग गए हैं। शैली में वर्णनात्मकता है, वर्ण में भिन्नात्मकता सहज रूप से आ गई है। लेखक ने सभी प्रसंगों, दृश्यों, स्थानों तथा अनुभवों का वर्णन इस कुशलता से किया है कि पाठक की रुचि बढ़ती जाती है और लेखक पाठक के साथ एकता स्थापित कर सकने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। इस प्रकार लेखक के इस पाठ में यात्रा साहित्य के अनुकूल भाषा शैली का चयन किया है। हिंदी में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के योग से नए शब्द बनते हैं। इस बात का ज्ञान आप पिछले पाठकों में प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ हम कुछ शब्द दे रहे हैं, आप इन्हें देखिए। ये शब्द कौन कैसे बने हैं और इन बात पर ध्यान दीजिए। विवेकानंद, समाधि स्थल, सूर्यास्त, नवयुवक, रंगीन, शरतकर्ता, पश्चिमी, असंभव, दृश्य प्रकट, दार्शनिक, सूर्य उदय। इनमें संधि के कारण बने शब्द: विवेकानंद, विवेका प्लस आनंद, सूर्य, सूर्य प्लस अस्त, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। नवयुवक, दृश्य प्रकट, समाज युक्त शब्द है। नव विशेषण प्लस युवक संज्ञा, दोनों के योग से नया शब्द नवयुवक बना गया। दृश्य प्रकट, दृश्य का प्रकट का लोभ होने पर बना दृश्य प्रकट। इस प्रकार जब दो शब्दों के बीच में किसी विभक्त अर्थात से, का, की, के, रा, री, रे आदि का लोप हो जाता है, वह समास होता है। असंभव शब्द से संभव से पूर्ण आ लगाने से शब्द में परिवर्तन के साथ साथ अर्थ भी बदल गया। ऐसे शब्दार्थ जो शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ये शब्द आप पहले भी समझ चुके हैं। समाधिस्थ, रंगीन, सातकर्ता, पश्चिमी, दार्शनिक शब्दों में प्रत्येक के कारण परिवर्तन आया है। जब शब्दक शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तब वे परिवर्तन कहलाते हैं। समाधि प्लस स्थ, समाधिस्थ, पश्चिम प्लस ई, पश्चिमी, रंग प्लस हीन, रंगीन, दर्शन प्लस इक, दार्शनिक, प्लस ता, सतर्कता। भाषा कार्य। आप संज्ञा और विशेषणों के बारे में तो जानते ही हैं। किसी वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के बारे में बताने वाले या उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। हिंदी में संज्ञा से विशेषण और विशेषण से संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे संज्ञा विशेषण: सोना, सुनहरा, कंकर, कंकेरा, उत्तर, उत्तरी, सुरमा, सुरमाई, रेत, रेतीला, नोक, नुकीला, स्थान, स्थानीय, रंग, रंगीन। विशेषण संज्ञा: स्नेह, स्नेही, लाल, लाली, लालिमा, ऊंचा, ऊंचाई, बच्चा, बचपन, पीला, पिलाई, पलिमा, पीलापन, गोला, गोल, गोला, गोलाई, सुंदर, सुंदरता, बूढ़ा, बुढ़ापा। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बताएं: बुद्धि, पत्थर, उपवना, पहाड़, दर्शन, दक्षिण, न्याय। निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा शब्द बताएं: सफ़ेद, हरा, धुंधला, चमकीला, गहरा, उगना। आपने क्या सीखा? कन्याकुमारी के समीप समुद्र
में स्थित विवेकानंद चट्टान बड़ी भव्य है। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर के संगम स्थल पर सागर का असीम विस्तार। अरब सागर के तट पर स्थित सेलिहिट से हजारों लोग पश्चिमी स्थित में सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखते हैं। सूर्यास्त के समय सागर तट की रेत और सागर जल अनेक रंग रूप बदलता है। लेखक को पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में सूर्यास्त दिखाने की इच्छा थी, इस कारण उसे रेत में चलने और चट्टानों पर चढ़ने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। अंत लेखक अपने प्रयत्न की सत्कर्ता पर संतुष्ट हुआ। सागर तट से अपने होटल में लौटते समय लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रात में समुद्र में सिर्फ काली छायाओं की लकीरें मात्र दिखाई देती है। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य भी बड़ा आकर्षक होता है। यात्रा साहित्य के मुख्य तत्व नजीता, स्थानिकता, तथ्यात्मकता और चित्रणात्मकता है। यात्रा साहित्य के तत्वों पर यह रचना खरी उतरती है। इस पाठ की भाषा शैली सरल, रोचक, प्रवाहमान और आत्मीयतापूर्ण है। मोहन राकेश हिंदी कहानी, एकीय और नाटक साहित्य लिखने के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन यह यात्रा साहित्य में भी सिद्ध हस्तलेखक है। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से होता है। मूल शब्द से पहले शब्दांश जोड़ा कर, उपसर्ग, मूल शब्द के बाद शब्दार्थ जोड़कर, प्रत्येक दो शब्दों के बीच विकल्प का लोप, समास, दो शब्दों में आए वर्णों में मिलने पर किसी प्रकार के रूपांतर से संधि। योग्यता विस्तार। लेखक परिचय। ये पाठ श्री मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ है। इसका जन्म अमृतसर में 8 जनवरी 1925 में हुआ था। इन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए की उपाधि प्राप्त करने के बाद कुछ दिनों तक शिक्षा कार्य किया, फिर सारिका के संपादक बने। ये हिंदी के एक सुप्रसिद्ध नाटककार थे। आधे अधूरे अपसड का एक दिन, लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश एक सफल यात्रा साहित्य लेखक भी थे। यह अपनी गहन अनुभूति को सरल शब्दों में अभिव्यक्त करने में सिद्धहस्त थे। 1972 ईस्वी में सिर्फ 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। हिंदी में अनेक यात्रा विदित लिखे गए। आप कुछ निम्नलिखित यात्रा साहित्य प्राप्त कर पढ़िए। आपकी जानकारी के लिए कुछ नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। हरिद्वार की यात्रा भागेंद्र हरिश्चंद्र, अमेरिका दिव्य दर्शन, अमेरिकी ब्राह्मण, सत्यदेव बरिवंजन, तिब्बत में 1.25 वर्ष मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल साहित्यनक, सिंदूर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्व पृथ्वी परिक्रमा, सेठ गोविंदास, देश विदेश मेरी यात्रा, रामधारी सिंह दिनकर, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, रामवृक्ष बेनीपुर, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सजा, उछली अग्नि। दोस्तों चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।